क्लास में सभी का स्वागत है। जल्दी से बता दो ऑडियो वीडियो ठीक है? ओके, ऑडियो वीडियो इज़ क्लियर। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास देन। क्लास शुरू कर देते हैं अगर सब ऑडियो वीडियो सब ठीक है तो। दिस इज़ द 8th क्लास डेली प्रीलिम्स रन हाई यील्डिंग MCQs बाय अर्पिता शर्मा बाय मी। आई एम अर्पिता शर्मा योर एजुकेटर। मैं हूँ अर्पिता शर्मा और मैं आप लोगों की एजुकेटर हूँ, ठीक है। एंड आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर हैप्पी विद द क्लासेस दैट वी आर प्रोवाइडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश हो जो क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और कोई आपकी रिकमेंडेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द क्लासेस दैट वी शुड लॉन्च, द मैनर इन विच वी शुड टेक द क्लासेस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, चलो। सो दिस क्लास इज द डेली प्रीलिम्स रन। हम डेली प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। इवन इफ यू आर मार्किंग ऑल द क्वेश्चंस रॉन्गली, डोंट वरी, डोंट बी स्ट्रेस्ड आउट, दिस इज योर प्रैक्टिस। Even if you are marking the questions wrongly, you are getting the solutions now. So you have to remember them, you have to memorize them, understand them. Hopefully, if the questions from this course, if from these MCQs, if they come in prelims, then you will be in a position to answer them correctly, right? So this is just a preparatory stage. Don't worry, ठीक है? You are learning something. आप कुछ सीख ही रहे हो, ठीक है? चलो, बिफोर वी स्टार्ट द सेशन हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट। एक अर्जेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। देखो, अनअकैडमी ने ना बैचेस लॉन्च किए हैं 2021, 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए। अनअकैडमी हैज़ लॉन्च्ड न्यू बैचेस विच आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 11th of January 2021 for 2021, 22 and 23 aspirants. And the best thing about these batches are that according to your language preference, you can choose any one of these batches. हिंदी मीडियम बैचेस भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, बाइलिंगुअल भी है। देयर आर बाइलिंगुअल बैचेस, देयर आर हिंदी मीडियम बैचेस, देयर आर इंग्लिश मीडियम बैचेस। सो फॉर 6 months, फॉर 1 year और फॉर 2 years, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, यू कैन ज्वाइन एनी बैच। आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। एंड अनअकैडमी हैज़ ऑल्सो लॉन्च द NCERT बैचेस। अब अनअकैडमी ने NCERT बैचेस भी लॉन्च कर दिए हैं। फ्रॉम क्लास 6 to class 12, all the NCERTs will be covered holistically from UPSC's perspective. Again, these are also in different languages. According to your preference, you can join any one batch. Okay? And Unacademy has launched the combo also. What is combo? See, when you prepare for GS, you are also preparing simultaneously for your optional, right? ठीक है, आप जब GS की तैयारी करते हो, आप simultaneously optional की भी तैयारी करते ही हो, ठीक है। तो अनअकैडमी ने ऑप्शनल बैचेस कॉम्बो पैकेज में लॉन्च किए हैं। दैट मीन्स नाउ यू कैन टेक कॉम्बिनेशन पैकेजेस GS प्लस ऑप्शनल, एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस कोड शर्मा 20। आप ये कोड भी यूज कर सकते हो शर्मा 20, यूजिंग विच यू विल गेट 10% डिस्काउंट एज वेल। इस कोड को यूज करके ना आपको ईजिली 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। सो टू फेच 10% डिस्काउंट, यूज द कोड शर्मा 20 एंड सब्सक्राइब नाउ। द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो द वीडियो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, वेरी केयरफुली स्टडी दिस क्वेश्चन। Which of the following reforms is or are happened during the tenure of Lord Curzon? Lord Curzon पे अभी 2020 में GS पेपर 1 में क्वेश्चन आया है, ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है। इफ़ यू हैव स्टडीड द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2020 मेंस, लॉर्ड कर्जन के ऊपर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, बहुत ईजी क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स इज और आर हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन? Police reforms, establishment of agricultural research institute in Guwahati, setting up of Imperial Cadet Corps, Ancient Monuments Act 1904. Select the correct answer using the code given below. 30 seconds का टाइम है आप लोगों के पास। फटाफट से बताएं कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स टुक प्लेस? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू हैव स्टडीड। अब ये सोर्स क्या है क्वेश्चन का? The source of the question is class 12th NCERT Modern Indian History. Class 12th की old NCERT Modern Indian History की, this is the source. Very easily you can answer this question if you have studied the NCERT. So correct answer to this question is, it is C. That is statement 1, statement 3 and statement 4 are absolutely correct. 1, 3 and 4 एब्सोल्युटली करेक्ट है, सेकंड इज रॉन्ग, ठीक है। जब हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की, ही इज नोन एज द पर्सन हु वाज एक्सपेंशनिस्ट इन नेचर। लॉर्ड कर्जन वॉज अ पर्सन हु वॉज एक्सपेंशनिस्ट इन नेचर। एक्सपेंशनिस्ट मीन्स ये ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपैंड कराने में लगे हुए थे। ही वॉज मोर फोकस्ड ऑन एक्सपैंडिंग द ब्रिटिश एम्पायर, राइट, बाय हुक और बाय क्रूक,
ठीक है, एक्सपैंडिंग मतलब कैसे भी, किसी भी मीन्स से, किसी भी तरीके से, ठीक है, तो उस तरीके से इसको स्पैम कर बढ़ाने की, एक्सपैंड करने की कोशिश करने में लगे हुए थे. ही वॉज ऑलवेज वरिड अबाउट एक्सपैंडिंग द ब्रिटिश एम्पायर. दिस वॉज हिज प्राइमरी फोकस, दिस वॉज हिज प्राइमरी मोटिव. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ व्हेन वी लुक एट द पुलिस रिफॉर्म्स, नाउ पुलिस रिफॉर्म्स क्यों? बिकॉज इन इंडिया ही न्यू, इंडिया में इनको पता था कि पीपल आर नॉट डिसिप्लिन्ड. ठीक है, हियर इफ यू वांट टू डिसिप्लिन द पीपल, यू विल यूज एनी मीन्स फॉर दैट. और मीन्स मतलब फिजिकल मीन्स, फिजिकली आप उनके ऊपर किसी भी तरीके की अट्रॉसिटीज या सप्रेशन इंप्लीमेंट करोगे, उनको सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए. लोग डिसिप्लिन नहीं है, उनको डिसिप्लिन करने के लिए तो पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आए. ही ऑल्सो ब्रॉट द एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी लेकर आए थे इंडिया में. द यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904, इट वॉज ऑल्सो अंडर लॉर्ड कर्जन्स रूल ओनली. जो यूनिवर्सिटीज एक्ट आया था, सो बेसिकली ही वॉज ब्रिंगिंग स्टैंडर्डाइजेशन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम. इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आए थे लॉर्ड कर्जन. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम पॉलिटी करंट अफेयर्स. ये क्वेश्चन हमने लिया है पॉलिटी के करंट अफेयर्स से. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आर्टिकल 341 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन provides certain privileges and concessions to members of scheduled caste, and president alone is vested with the power to include or exclude any entry in the scheduled caste list. There is provision for reservation of scheduled caste in Lok Sabha and in Rajya Sabha. Now read it very carefully. Which statement is incorrect? कौन सी statement गलत है, false है? You have 30 seconds time टू आंसर दिस क्वेश्चन. आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है इस क्वेश्चन को आंसर करने का. फटाफट से आंसर करें. 21 सेकेंड्स लेफ्ट, 21 सेकेंड्स बचे हैं, 17 सेकेंड बचे हैं. अब 10 सेकेंड्स आर लेफ्ट. फाइव सेकेंड्स. करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी. इस केस में करेक्ट आंसर है आपका सी. स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. करेक्ट स्टेटमेंट इज 1. करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी 1. 2 एंड 3 आर इनकरेक्ट. 2 एंड 3 में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स भी हैं. ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर हियर वी हैव एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स ऑल्सो. ठीक है, सो प्रेसिडेंट अलोन, ये हो गई आपकी पहली एक्सट्रीम स्टेटमेंट. There is provision for reservation of scheduled caste both in Lok Sabha and Rajya Sabha. Again, extreme statement. So, Article 341 जो है, yes, it provides privileges and concession to member of scheduled caste. That is correct. ठीक है, बट अगर हम बात करें स्टेटमेंट 3 की, that it provides reservation in both Lok Sabha and Rajya Sabha, no, only in Lok Sabha. ठीक है, तो both हो गया आपका एक्सट्रीम स्टेटमेंट यहाँ पर. ठीक है, ओनली इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा. राज्यसभा में प्रोविजन नहीं है रिजर्वेशन का स्केड्यूल्ड कास्ट का, लोकसभा में है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को? ठीक है, नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट प्रेसिडेंट अलोन इज वेस्टेड विद द पावर. सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही पावर है. इट इज वेल नोन दैट द पावर फॉर इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग द नेम्स इन द लिस्ट इज विद द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के पास पावर होती है. ठीक है, कि वो किसी का नाम इंक्लूड करें ऐसी लिस्ट में या एक्सक्लूड करें. प्रेसिडेंट का काम नहीं आता यहाँ पर, बिकॉज इट इज थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दैट द लिस्ट इज मेड. शेड्यूल्ड कास्ट की जो लिस्ट है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वजह से तैयार होती है, तो प्रेसिडेंट का रोल नहीं आएगा यहाँ पर, पार्लियामेंट का रोल आएगा. सो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. चलो, क्वेश्चन नंबर 3. अगेन दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम PIB. ये क्वेश्चन PIB, और अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वहाँ से जोनल काउंसिल्स के ऊपर एडिटोरियल आया था. देयर वाज एन एडिटोरियल ऑन जोनल काउंसिल्स इन द मंथ ऑफ जून 2020. ठीक है, यहीं से ये क्वेश्चन बना है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जोनल काउंसिल्स. जोनल काउंसिल्स आर स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश्ड अंडर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971. They are only deliberative and advisory bodies. Union Home Minister is chairman of each of these councils. Which statement is correct? कौन सा statement correct है? You have 30 seconds time to mark your answers. फटाफट से मार्क करो. और देखो यहाँ पर intelligent guess यूज हो सकता है. अगर आप current affairs पढ़ रहे हो, you can apply intelligent guess also, even if you have not studied polity, but you have studied current affairs.
You have 9 seconds time to answer the question. 9 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास. Correct answer to this question is again C. ठीक है, statement 2 and 3 are absolutely correct. But statement 1, why it is correct? Incorrect. Statement 1 incorrect क्यों है? Because it is not established under North Eastern Council Act 1971. It is established under the States Reorganization Act 1956. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. ये ना एडवाइजरी बॉडीज हैं, ये स्टैचुटरी बॉडीज भी नहीं है. दीज आर ऑल्सो नॉट स्टैचुटरी बॉडीज, दीज आर एडवाइजरी बॉडीज. ये सिर्फ एडवाइस देती हैं इन दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नेंस. ठीक है, दीज आर नॉट स्टैचुटरी बॉडीज. ठीक है, तो जोनल काउंसिल्स जो है ना, ये आपकी फिक्स गवर्नमेंटल बॉडीज नहीं है, ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर है इसका, सिर्फ आपको रिकमेंडेशन देने के लिए होती हैं. ठीक है, चलो. Now zonal councils, that means they will be established in all the 4 zones, north, center, eastern, western, southern. ठीक है, हर 4 जोन में होंगी, हर 5 जोन में होंगी ये बॉडीज. आगे बढ़ते हैं. With reference to UNESCO Creative Cities Network UCCN, again this was in the month of June 2020. ठीक है, और ये न्यूज़ आई थी आपकी PIB के अंदर, ओनली इन PIB. ठीक है, UNESCO Creative Cities Network, also in the Indian Express newspaper. Consider the following statements. It was launched in 2004 to promote cooperation among the cities which recognized creativity as a major factor in their urban development. UCCN covers 7 creative fields. Currently there are 8 Indian cities in UNESCO Creative Cities Network. यहाँ पर आप guess work use कर सकते हो. Here you can also use your intelligent guesswork. बहुत केयरफुली मार्क करना है आंसर. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? नाम पढ़कर आप आराम से 2 स्टेटमेंट्स तो बता सकते हो सही है या गलत. यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स टू मार्क योर आंसर्स. 30 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास. करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी. सो ओवर हियर करेक्ट आंसर इज बी. बी करेक्ट आंसर है. स्टेटमेंट 1 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, 1 and 2 बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर. थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज राइट नाउ दे आर नॉट 8, देर आर 5 इंडियन सिटीज इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज. ठीक है, हमारे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज में 5 इंडियन सिटीज को ऐड किया गया है. व्हाट आर दीज 5 इंडियन सिटीज? वी हैव जयपुर, वी हैव वाराणसी, वी हैव चेन्नई, मुंबई एंड हैदराबाद. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. तो ये जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है ना, ये क्रिएटिविटी के बेसिस पे सिटीज को एक साथ लिंक करता है. ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिविटी ना, इट लिंक्स द सिटीज. फॉर एग्जांपल जयपुर इज नोन एज फोक आर्ट्स. ठीक है, इट्स क्राफ्ट्स. पिंक सिटी. वाराणसी इज नोन फॉर म्यूजिक, स्पिरिचुअल सिटी है वाराणसी, म्यूजिक के लिए जाना जाता है. अगेन चेन्नई इज नोन फॉर म्यूजिक. मुंबई इज नोन फॉर फिल्म. ठीक है, मुंबई किस लिए जाना जाता है? फिल्म सिटी है मुंबई. And Hyderabad gastronomy. Okay, so based on the creativity level, on the level parameters of media, parameters of film, design, gastronomy, folk arts, literature, music, the cities are clubbed together ताकि उनकी creativity को expand कर सकें. ठीक है, now next question number 5. Consider the following statements. FAME 2 स्कीम इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान. अब ये आपका न्यूज़ फेब 2020 से ये टॉपिक चल रहा है न्यूज़ में. फ्रॉम फेब 2020 इट हैज़ बीन इन न्यूज़. The outlay means cost of rupees 20,000 crore has been made for 3 years till 2022 for FAME 2 scheme. Which statement is correct? कौन सा statement correct है? You have 30 seconds time to mark your answers. फटाफट से mark करो. 10 seconds आर लेफ्ट. फटाफट से मार्क करो. फेम 2 स्कीम ईजी है, फेब 2020 से न्यूज़ में रहा है. इट्स ईजी. गैस करो एक बार. अगर गैस नहीं कर सकते तो छोड़ो, ज़बरदस्ती नहीं है. देर इज़ नो प्रेशर टू मार्क द आंसर. इफ़ यू वांट टू स्किप, यू कैन स्किप इट. स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव मार्किंग. नेगेटिव मार्किंग से बचना है. ठीक है,
करेक्ट आंसर इन दिस केस इस केस में करेक्ट आंसर है ए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है. वाई? बिकॉज इन स्टेटमेंट 2 इट इज नॉट 20,000 करोड़, इट इज 10,000 करोड़. दैट इज वाई आई टोल्ड यू. अगर आपको डाउटफुल है इसमें तो आप इसे स्किप कर सकते हो. डू नॉट टेक बिग रिस्क, एकदम बड़े रिस्क भी नहीं लेने. क्यों? क्योंकि माइनस यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है ना. अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो रिस्क ले लेते, ठीक है. बट ऐसे नंबर्स गेम में ना आप थोड़ा सा बच के चलो. whenever there are cost included, ठीक है. if you are very sure then only mark the question. अगर आप unsure हो, highly doubtful हो तो फिर बच जाओ, ठीक है. So here the second statement is wrong. When we talk about the FAME 2 scheme, you have to remember the departments of the scheme. आपको scheme से related ना departments का नाम याद रखना है, because they can also ask about the departments. So it is under Department of Heavy Industries and the full form is faster adoption of electric and hybrid vehicle. इससे होगा क्या? What will happen? That under this scheme the issues related to vehicular pollution, वेहिकुलर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं ना, जो व्हीकल्स में जो फ्यूल यूज होता है उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, उस इशू को एड्रेस करने के लिए ये स्कीम तैयार किया गया है, ठीक है. एंड टोटल रिक्वायरमेंट, टोटल फंड रिक्वायरमेंट इज 10,000 करोड़, नॉट ओवर 2 years पीरियड बट ओवर 3 years पीरियड, फ्रॉम 2019-20 टू 21-22. फेब 2020 में ये न्यूज़ में था क्योंकि रिमाइंडर था कि ये 2022 तक अभी फेम स्कीम पूरी तरीके से लागू होगी. एंड इट ऑल्सो फोकसेज ऑन ई व्हीकल, ठीक है. ये जो स्कीम है ये ई व्हीकल पे भी फोकस करती है. एंड अंडर द स्कीम चार्जिंग स्टेशंस, चार्जिंग स्पॉट्स विल बी क्रिएटेड, ताकि आप अपने व्हीकल को चार्ज कर सकते हो. यू कैन चार्ज योर व्हीकल थ्रू दीज स्पॉट्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेट अप new and emerging strategic technologies division to deal with security implications of 5G artificial intelligence. AI means artificial intelligence. 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है, पता है सभी को, ठीक है. तो अभी कौन सा ऐसी मिनिस्ट्री है जो सेटअप हुई है, कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने इस 5G AI टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोविजंस को, डिवीजन को सेटअप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान से मार्क करना. 20 seconds टाइम इज लेफ्ट, जल्दी से मार्क करें. एट सेकेंड्स आर लेफ्ट, 8 सेकेंड बचे हैं. डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी. ओवर हियर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, बिकॉज सी व्हेन यू आर ब्रिंगिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी इंडिया में ला रहे हो, बना नहीं रहे, आप लेकर आ रहे हो. यू आर नॉट क्रिएटिंग दिस टेक्नोलॉजी, यू आर ब्रिंगिंग इट इन. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट मीन्स कोलैबोरेटिंग intellectually, collaborating intelligence wise with the other nations. artificial intelligence क्या है? टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर्स पे आप दूसरी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, तो उसमें कौन सी इंडस्ट्री इन्वॉल्व होगी? वी विल हैव MEA. So MEA has sets up the new and emerging strategic technologies division, ठीक है. बिकॉज वेन वी आर ब्रिंगिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टू इंडिया वी नीड सर्टन फॉर्मेलिटीज टू गेट कम्प्लीटेड विद दी अदर कंट्रीज. हम बाहर से कोई चीज़ यहाँ लाते हैं, कोई टेक्नोलॉजी लाते हैं, तो हमें दूसरी कंट्रीज के साथ कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो सॉल्व करनी होती हैं, पूरी क्लियर करनी होती हैं. एंड वी ऑल नो दैट चाइनीज वाई कंपनी इज ब्रिंगिंग इन द 5G टेक्नोलॉजी. दैट इज वाई MEA हैज स्टेप्ड इन, ताकि हमारे इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी मेंटेन्ड रहे, ठीक है. तो करेक्ट आंसर है इसका डी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. नाउ बिफोर वी गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. एक छोटी सी अनाउंसमेंट है दैट अनअकैडमी हैज लॉन्च्ड बैचेस विच आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 11th of Jan. आई एम टेकिंग दी हिस्ट्री क्लासेस, मैं ले रही हूँ हिस्ट्री क्लासेस. आई एम टेकिंग द essay क्लासेस ऑल्सो, एंड सून आई एम गोइंग टू टेक दी NCERT बेस्ड क्लासेस एज वेल. सो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, दिस इज द करेक्ट टाइम, बिकॉज क्लासेस शुरू हो रही हैं 11 जनवरी से. NCERT बैचेस भी हैं, देर आर 1 year बैच ऑल्सो, 2 year बैच ऑल्सो,
ठीक है। सो हियर यू कैन टेक कॉम्बो ऑल्सो। अगर आप जीएस ऑप्शनल की तैयारी साथ में करना चाह रहे हैं तो आप कॉम्बो पैक ले सकते हैं, जिसके लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं शर्मा20 टू गेट 10% डिस्काउंट। ये कोड यूज़ करके ईजिली यू विल बी इन अ पोजिशन टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। क्लासेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 11th। अभी 11 जनवरी से क्लास शुरू हो रही है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। चलो, now let's move forward for question number 7. Now question number 7 is extraocular vision has been mentioned in news sometimes. It primarily refers to, अब ये फाइंडिंग नीमो में है, ठीक है। अगर आपने फाइंडिंग नीमो मूवी देखी है तो आप जानते हो ये है क्या, then you will know what is this extraocular vision if you have seen finding Nemo. Okay, the ability to see without eyes, the ability to resolve scenes without discrete eyes, ability to read or to detect colors in the dark with their fingertips, all of the above. You have 30 seconds. So if you have seen, that is why I say that watch the cartoon movies. Cartoon movies देख लिया करो, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। ये इधर उधर की बॉलीवुड हॉलीवुड देखते हो, टाइम वेस्ट करते हो। बच्चों वाली एनिमेटेड मूवीज़ देखो, उसमें ज़्यादा नॉलेज है। 14 seconds left, जल्दी से मार्क करो आंसर, फटाफट से मार्क करो। Finding Nemo is one of the best learning movie, highly, you know, you can say intellectual movie. Emotional भी उसमें quotient है और intellectual quotient भी है। Correct answer to this question is D. All of the above are correct. ठीक है। Extraocular vision. Some individuals have the ability to read or detect colors in the dark with their fingertips. कुछ लोग हैं जो अपने fingertips से पढ़ सकते हैं, कलर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं डार्क में। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ओक्यूलर विजन, ठीक है। एबिलिटी टू सी विदाउट आइज, बिना आँख के भी बहुत लोग हैं जो देख पाते हैं, वो भी एक्स्ट्रा ओक्यूलर। देर आर मेनी स्पीशीज, मेनी एनिमल्स ऑल्सो विदाउट आइज, दे कैन इवन सेंस द प्रेजेंस ऑफ और दे कैन इवन सेंस द कलर ऑल्सो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बिना आंखों के भी देखना, एक्स्ट्रा ओक्यूलर विजन होता है। अंधेरे में फिंगर टिप से कलर्स को डिटेक्ट करना, दैट इज ऑल्सो एक्स्ट्रा ओक्यूलर विजन, ठीक है। एंड इट इज फाउंड इन सी अर्चिन्स एंड ब्रिटल स्टार्स, ठीक है। सी अर्चिन्स में पाई जाती हैं बिकॉज ऑन देयर बॉडीज देर आर फोटो रिसेप्टर सेल्स, बिकॉज ऑफ दोज सेल्स दे कैन आइडेंटिफाई द कलर एंड द ह्यूमन एनी प्रेजेंस ऑल्सो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, recently cyber safe women initiative has been launched by which of the following state? Recently cyber safe women initiative has been launched by which of the following state? Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka. You have 30 seconds to answer the question. 30 सेकेंड का टाइम है, फटाफट से मार्क करो आंसर। 20 seconds are left. 20 सेकेंड का टाइम बचा है। 15 seconds are left. साइबर सेफ विमेन इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजीली आप मार्क कर सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ के ही मार्क हो जाएगा ये तो, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, महाराष्ट्र। दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है साइबर सेफ विमेन कैंपेन ऑन द एनिवर्सरी ऑफ इंडियन सोशल रिफॉर्मर सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले और कौन थी, जल्दी से बताओ। शी वॉज ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट फीमेल एजुकेटर। ये भारत की पहली महिला टीचर रही हैं, एजुकेटर रही हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दिस। एंड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीमती सावित्रीबाई फूले, दिस particular initiative has been launched in Maharashtra, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर सही तरीके से मैच्ड है? बहुत इजी क्वेश्चन है। काडंगी साड़ी कर्नाटका, पटोला साड़ी पंजाब, कांजीवरम साड़ी तमिलनाडु, गमूसा आसम। गमूसा फेमस किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही मेड गमूसा वेरी फेमस, राइट, इन लॉकडाउन, ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो इसे गलत मत करना, ठीक है। यू हैव 15 सेकेंड्स टाइम टू मार्क द आंसर। 15 सेकेंड का टाइम है, फटाफट से मार्क कर दो आंसर। 15 सेकेंड्स लेफ्ट, 4 सेकेंड्स लेफ्ट, 4 सेकेंड बचे हैं। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, 3 and 4 आर करेक्टली मैच्ड। कांजीवरम साड़ी तो फेमस है तमिलनाडु की, ठीक है। गमूसा तो मोदी जी ने फेमस किया है, ठीक है। तो ओवर हियर यू कैन सी काडंगी साड़ी चेन्नई एंड पटोला साड़ी इज ऑफ गुजरात, ठीक है।
तो फर्स्ट एंड सेकंड तो आपके गलत हो गए, थर्ड एंड फोर्थ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, गमूसा एक तरीके का वो अंग वस्त्र है जो यहाँ पर कंधे पे डाला जाता है, जिसका उन्होंने मास्क टाइप बनाकर पहना था मोदी जी ने, इसलिए ये फेमस हुआ है गमूसा। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, अब लास्ट है तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी है। प्ले इज सेट इन एंशिएंट सिटी ऑफ उज्जैनी ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग पलका नियर द एंड ऑफ प्रद्योता डायनेस्टी दैट मेड अप द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 5th century. Central story is noble but impoverished young Brahmin who falls in love with a wealthy courtesan और नगर वधू। ठीक है, courtesan मतलब जो कोर्ट में, राजा के कोर्ट में अपनी कला प्रदर्शित करती हैं। Despite their mutual affection, however, the couple's lives and love are threatened when vulgar courtier Samsthanaka begins to aggressively pursue Vasantasena. Vasantasena was the beautiful courtesan. Okay, the above passage refers to which of the following earliest known Sanskrit play? You have 15 seconds to mark the answer. 15 सेकेंड का टाइम है। ये बहुत फेमस प्ले है। कौन से प्ले की बात हो रही है? इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वेरी फेमस संस्कृत प्ले। एंड अगेन दिस क्वेश्चन हैज कम इन PYQ। ये PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन रिपीट मोड में आया हुआ है। करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज ए, मृच्छकटिका। ठीक है, तो मृच्छकटिका इज अ वेरी फेमस प्ले, द लिटिल क्ले आर्ट। ये आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ोगे, प्लस ये क्वेश्चन कम से कम 6 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक है, सो दिस प्ले इज नोन एज द लिटिल क्ले आर्ट। एक एंशिएंट संस्कृत प्ले है और शूद्र का के बारे में है। शूद्र का राजा ने लिखा है, जो उज्जैनी के राजा थे। ठीक है, उज्जैनी इज अ महाजनपद, ऑलवेज रिमेंबर दिस, एंड इट्स अ संस्कृत ड्रामा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो आप जल्दी से अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएं आउट ऑफ 20। ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। On this note we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class.